हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक और नया सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। बट मेरा मानना यह है कि सिर्फ ओनली ब्रांचेस ही नहीं पढ़ती, बट ऐसे स्टूडेंट भी है जो इंजीनियरिंग फील्ड के भी नहीं है, अदर ब्रांचेस के हैं, वो भी इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं भाई? मैं बात कर रहा हूं अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। हाँ, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जब इसको इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ाया जाता है तो इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बट जब इसको नॉन टेक फील्ड में पढ़ाया जाता है तो इसी सब्जेक्ट को नाम दिया जाता है इन्वायरमेंटल साइंस। क्लियर है? तो अब हम जानते हैं कि सर ये कौन कौन से ब्रांचेस है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और ये जो मेरा जो यहाँ पे सीरीज चलेगी ये किन स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियली रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं उन ब्रांचेस की और उन स्टूडेंट की। क्लियर है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अकेला एक केमिकल इंजीनियर ही नहीं पढ़ता, बट इसको एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट भी स्टडी करते हैं, और आपके बी फार्मा स्टूडेंट भी इसको स्टडी करते हैं, और आपके बीएससी स्टूडेंट भी इसको स्टडी करते हैं, और जीएस के तौर पे भी आपका इन्वायरमेंटल पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो आप ये समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा है कि सर इसको बी फार्मा भी पढ़ते हैं, बीएससी स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, केमिकल भी पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियर भी पढ़ते हैं। जी हाँ, बट जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जिनको पढ़ना होता है वो फर्स्ट नंबर पे रहते हैं केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियरिंग को इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग की बहुत डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सिविल इंजीनियर स्टूडेंट। सिविल इंजीनियर स्टूडेंट को भी ये पूरा पढ़ना पड़ता है, बट एज कंपेयर केमिकल इंजीनियर की बात करते हैं तो कम पढ़ना पड़ता है। बट अगर हम पिछले 1 से 2 साल का गेट की एनालिसिस करते हैं तो गेट का पेपर भी कंडक्ट होने लग गया है, आपका इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं जिसको। तो उस इन्वायरमेंटल साइंस में भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो है वो मेजर रोल अदा करता है। क्लियर है? उसके बाद आता है बी फार्मा स्टूडेंट, और बी फार्मा स्टूडेंट भी यहाँ पे कुछ पार्ट आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्टडी करता है, जैसे वहां पे फिल्टर हो गया, फिल्टर टेक्निक्स वगैरह हो गए, वो बी फार्मा स्टूडेंट भी स्टडी करते हैं। क्लियर है? उसके बाद रहते हैं कुछ बीएससी स्टूडेंट। किसी भी कॉलेज के अगर आप बीएससी स्टूडेंट से पूछोगे तो उनका कहीं ना कहीं 4 साल की डिग्री में अपना एक कोर सब्जेक्ट रहा होता है जिसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि वो नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। क्लियर है? वो भी उसी वाटर की स्टडी करेंगे जो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग स्टडी करेगा, जो केमिकल इंजीनियरिंग स्टडी करेगा, और जो बी फार्मा का स्टूडेंट स्टडी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा आपके सिलेबस में चेंजिंग हो सकती है, बट कुछ सिलेबस ऐसा रहता है सिविल और आपके केमिकल इंजीनियरिंग का जो क्या रहता है, सेम रहता है। मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। क्लियर है? और बहुत सारे पेपर ऐसे भी कंडक्ट होते हैं जहां पे इन्वायरमेंटल इन साइंस को एक जीएस के तौर पे पूछा जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वो जीएस वाले पार्ट की बात करता हूं तो मेरे पास पार्ट डी और पार्ट ई है। पार्ट डी में मैंने कवर किया है अपने नॉइस पोल्यूशन को, और पार्ट ई में मैंने कवर किया है अपने एयर पॉल्यूशंस को। तो नॉइस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, और तीसरे नंबर पे आता है आपका कभी कभी सॉफ्टनिंग टेक्निक से भी जीएस में क्वेश्चन देखा गया है। वहां पे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है आपकी रिमूवल ऑफ हार्डनेस के लिए। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट करवाएंगे तो आपको एक जीएस का पार्ट भी देखने को मिलता है। और उसी तरह से पिछले 1 साल में अगर मैं आईएएस का पेपर भी देखता हूं तो वहां पे भी एक सॉलिड मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? तो सॉलिड मैनेजमेंट भी एक पार्ट है आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंडर। क्लियर है? अब ये सब्जेक्ट की एनालिसिस आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ऑनलाइन इंजीनियरिंग लेके आई है आपके पास टोटल 14 मॉड्यूल। इस 14 मॉड्यूल में हमने कवर किया है अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग।
क्लियर है? ये एनालिसिस इतनी है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस सीरीज में हमारे कौन से 14 मॉड्यूल रहने वाले हैं और कौन से 5 पार्ट रहने वाले हैं, आइए बात करते हैं उनके बारे में। तो यहां पे जो आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस की बात करेंगे, चाहे आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एई, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की बात कर लो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है अगर मैं गेट और ईएससी की बात कर रहा हूं तो बाकी के जितने भी माइनर एग्जाम हैं वो तो ऑटोमेटिक ही आपके कवर हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्ट वो एसएससी जेई का ही पढ़ना स्टार्ट करता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आज के समय में पेपर का पैटर्न बदल गया है, अब वो समय नहीं रहा है कि वो क्वेश्चंस कहां से पूछता था, पहले फिक्स था कि वहां से क्वेश्चन बनना है तो बनना ही बनना है। तो स्टूडेंट क्या करते थे, इंपॉर्टेंट डाटा को कवर करते थे, पढ़ते थे, अपना सिलेक्शन ले जाते थे। बट आज की डेट में नहीं हो रहा है, आज की डेट में ऐसा नहीं है। एग्जामिनर कहां से पूछ ले, कौन से टॉपिक से पूछ ले, किस टॉपिक को आप स्किप करें, ऐसा अब कोई भी टॉपिक नहीं रहा जिसको आप स्किप कर सकते हैं। यानी कि जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, कभी कभी सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया होता है, तब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? बट हमने जो ऑनलाइन इंजीनियरिंग की टीम ने जो आपके पास एक 14 मॉड्यूल लाया है, यहां पे उन 14 मॉड्यूल के अलावा वो मिसलेनियस टॉपिक भी ऐड किए हैं जो अक्सर पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। चाहे वो आपके एई एग्जाम की बात कर लेते हैं, चाहे वो हम जेई एग्जाम की बात कर लेते हैं, चाहे हम वो सीनियर सेक्शन की बात कर लेते हैं, चाहे गेट प्लस ईएससी की बात कर लेते हैं, हम सारे के सारे वो मिसलेनियस टॉपिक को भी ऐड अप किया है और जो नए टॉपिक है उनको भी हमने अच्छे से ऐड किया है यहाँ पे। क्लियर है? तो देखते हैं सर 5 पार्ट में आपके पास कौन कौन से हैं। 5 पार्ट में आपका सबसे पहला पार्ट रहेगा रॉ वाटर का, रॉ वाटर जिसको मैं बोलूंगा रॉ वाटर इंजीनियरिंग। पार्ट बी में हम बात करेंगे अपने पास वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। किसकी बात करेंगे भाई हम? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट बी में बात करेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और पार्ट सी में बात करेंगे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की और पार्ट डी की बात करते हैं हम किसमें? एयर पॉल्यूशंस की और पार्ट ई में बात करेंगे हम अपने नॉइज पॉल्यूशंस की। क्लियर है? अब मैं स्टूडेंट की थिंकिंग बताता हूं कि स्टूडेंट यहां पे क्या सोचता है। स्टूडेंट का मानना ये होता है कि सर मैंने रॉ वाटर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? तो हाँ भाई सही है। और वो ये भी सोचता है कि सर मैंने अपना वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी कवर कर लिया है। तो उसके माइंड में एक क्वेश्चंस फ्रेम हो जाता है कि भाई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ लिया है, अब तो सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसे एग्जाम भी हुए हैं, ना तो उससे क्वेश्चन रॉ वाटर से पूछा है, ना ही क्वेश्चन उसने वेस्ट वाटर से पूछा है। तो जो आपने सोचा था वो बिल्कुल गलत हो गया है और अभी भी आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये आज की डेट में प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। क्लियर है? जैसा एग्जाम का पैटर्न है मैं वैसी बात करूंगा। क्लियर है? तो इसीलिए आपके लिए यहां पे जितने भी मैंने टोटल 5 पार्ट में कवर किया है, ये पांचों के पांचों पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्लियर है? किसी भी पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते। एग्जामिनर का ये पता नहीं होता कि सर वो किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और ये आपने बहुत अच्छे से भी देख लिया होगा कि अभी रिसेंटली गेट का एग्जाम हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जब इंक्वायरी की कि सर अच्छा होता हम रॉ वाटर नहीं पढ़े होते, ना हम सर वेस्ट वाटर पढ़े होते, सर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही पढ़े होते। तो उनका कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चन कहां से फ्रेम हुए थे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। तो आपके लिए यही है कि भाई हर पार्ट को बड़े अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उसको जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। किसी भी एग्जाम की जब आप इनिशियली स्टेज में तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम गेट प्लस ईएससी या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले ईयर्स में कब होगा एग्जाम? आपका फैब में होगा, यानी कि मान के चलते हैं हम 2023 के फैब में
होने वाला है। अब जब ये 2023 के फैब में एग्जाम होने वाला है तो आपके पास कम से कम 10 महीने हैं, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को पढ़ने में आपको फर्स्ट टाइम बेशक आपके पास 1.5 से 2 महीना लग गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार इतना टाइम लग गया है। आप पहली बारी में पढ़ रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली 60 to 90 डेज आपके पास लग जाएंगे। 90 तो चलो नहीं मानेंगे, मैं 60 डेज का आपको टारगेट दे रहा हूं कि आपको 50 to 60 डेज में आप अपना इन्वायरमेंटल कंप्लीट करोगे फर्स्ट में। जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो यही रिवीजन आप सिर्फ 20 to 30 डेज में कंप्लीट कर दोगे, और फिर वही रिवीजन आपकी 10 डेज में 5 डेज में ऐसे ऐसे कवर होती जाएगी। बट हाँ, जब आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो कम से कम तब तक आपने इस सब्जेक्ट को 2 से 3 बारी पढ़ लिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ऐसी लर्निंग फैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जितना ज्यादा आप याद रखोगे आपकी मेमोरीज उतना बेटर करेगी। नहीं तो ऐसा नहीं होगा भाई, एक बार पढ़ के ही आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो सर गेट में हो जाता है ऐसा, तो बिल्कुल गेट में भी नहीं होता भाई ऐसा, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को पढ़ते वक्त भी वो उसी हार्डनेस और उसी टर्बिडिटी का क्वेश्चन गलत करके आते हैं जिसमें उनको मास्टरी होती है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने एक बारी पढ़ के ही उन्हें ऐसा लग जाता है कि सर ये सब्जेक्ट तो मजेदार है, इस पे हमें मजा आ गया है, ये हमारा हो जाएगा। बट जब आप फाइनली उस क्वेश्चन को करते हो यार, तो आपका आंसर गलत लिख के आता है, आप भूल जाते हो। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कीजिएगा आप उसको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कीजिएगा। तो देखते हैं हमारे 5 पार्ट के मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं रॉ वाटर पार्ट ए की, जिसमें मॉड्यूल 1 में हम स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे हम? मॉड्यूल 1 में आपके वाटर डिमांड की स्टडी करेंगे, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड होता है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, कमर्शियल वाटर डिमांड एक्सेट्रा। क्लियर है? एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टेक्निक, और आप यहां पे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मींस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ मेथड्स की भी स्टडी करेंगे। आपके पास मेजरली 5 ही मेथड्स है जिनकी स्टडी हम डेफिनेटली 100% करेंगे, जिसमें आता है आपके पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग ग्रोथ मेथड एंड लॉजिस्टिक कर्व मेथड्स। ये 5 मेथड है ऐसे जो यहां से क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव लेवल भी और कन्वेंशन लेवल भी दोनों पूछे जाते हैं। उसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 2 में जो स्टडी करेंगे वो सोर्स ऑफ वाटर की स्टडी करेंगे। हाँ, ये जो सोर्स ऑफ वाटर की स्टडी है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको मैं सोर्स की ही स्टडी करवाऊंगा। सोर्स तो आपके पास मेजरली 2 ही टाइप के होते हैं, एक सरफेस सोर्स होता है तो दूसरा सब सरफेस सोर्स होता है। सरफेस सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जहां पे पानी आपका ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल रहता है। क्लियर है? सब सरफेस सोर्स आपका वो सोर्स होता है जिसमें आपका वाटर ग्राउंड के नीचे अवेलेबल होता है। उसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और यहां पे हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे उनको भी कवर करेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 2 में। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 3 में, और मॉड्यूल नंबर 3 में देखेंगे हम क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर। क्लियर है? तो जो क्या क्वालिटी रहती है आपकी रॉ वाटर की, तो बेसिकली हम 3 क्वालिटी पैरामीटर की स्टडी करेंगे, जिसमें पहला पैरामीटर रहेगा आपका फिजिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर रहेगा आपका केमिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, एंड थर्ड रहेगा आपके पास बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। हाँ, जो ये मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, इन पैरामीटर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, वो आप पे मैं फोकस करवाऊंगा। ठीक है? आपको मेजरली यहां पे 4 चीजों पे ध्यान रखना होता है। पहला रखना होता है कि उसका सोर्स क्या है, दूसरा रखना है सर उसका इंपैक्ट क्या है, तीसरा रखना है सर उसकी लिमिट क्या है, और चौथा रखना है सर उसकी मेजरमेंट क्या है। क्लियर है? हम इन 4 बातों को फोकस करते हुए ही अपनी क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर की स्टडी करेंगे। क्लियर है? मॉड्यूल नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे अपने ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर्स में आप जानेंगे कि कौन सा वाटर है जिस वाटर को आप ट्रीट कर सकते हैं और कौन सा वाटर है जिसको आप विदाउट ट्रीट किए भी पी सकते हैं। तो यहां पे आपके पास डिफरेंट ट्रीटमेंट पैरामीटर्स रहेंगे। जैसे हम पहले स्क्रीनिंग करेंगे,
स्क्रीनिंग मतलब जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स है उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जितने भी पैरामीटर्स आएंगे डिसइंफेक्शन तक, क्लोरीनेशन तक, वो हम कहां कवर करेंगे? अपने ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर में कवर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके पास एक नेटवर्क ऑफ पाइप है। जिस तरह से हमारे पास सीवरेज सिस्टम होता है उसी तरह से यहां पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। सीवरेज सिस्टम में क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ सीवर, कि जो सीवेज को कैरी करता है उसको बोला जाता है सीवर। क्लियर है? जो पानी को कैरी करता है उसको बोला जाता है पाइप, या उसको हम कंड्यूट भी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि कंड्यूट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। तो इस तरह से हमारा रॉ वाटर का पार्ट ए की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में ये पार्ट बी रहेगा। यहां पे हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 6, और इसमें बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर वो वेस्ट वाटर है जो आपके घरों से निकल रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। हो सकता है वो आपके किचन से आ रहा है, आपके बाथरूम से आ रहा है, आपके टॉयलेट से आ रहा है। क्लियर है? हम उसी की स्टडी करेंगे, यानी कि आपके वाटर ने, आपने क्या किया? रॉ वाटर को यूज किया, अब उसी रॉ वाटर का आपका क्या कर रहे हैं? हम दोबारा से रिसाइकलिंग कर रहे हैं। और आप ये अच्छी तरह से समझते हो कि जो रॉ वाटर आपने यूज किया था उसका 70 to 80% वाटर ही हम दोबारा से रिसाइकलिंग करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 7 में जो स्टडी करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर की स्टडी करेंगे। जिस प्रकार से हमने अपने रॉ वाटर की पैरामीटर्स की स्टडी की, उसी प्रकार से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर की स्टडी करेंगे। नो डाउट यहां पे कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ वाटर भी लिखा होता है, जहां पे मैंने लिखा है क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला या चाहे उसने पैरामीटर्स बोले। क्लियर है? उसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 में हम देखेंगे सीवरेज सिस्टम एंड डिजाइन ऑफ सीवर। क्लियर है? कि जिससे आप ये गंदा, जितनी भी आपकी मतलब गंदा पानी है, गंदा पानी ही इसको बोलेंगे, जो आपके किचन, बाथरूम, टॉयलेट से निकल रहा है, इसको कौन कैरी करेगा? इसको सीवर कैरी करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब सीवर कैरी करेगा तो उस सीवर को हम डिजाइन एनालिसिस भी देखेंगे। क्लियर है? और जब इन सीवर का एक नेटवर्क बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा, उसी नेटवर्क को बोला जाएगा सीवरेज सिस्टम बोला जाएगा। क्लियर है? मॉड्यूल नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कुछ सीवर एपरेटेंसेस, यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑफ सीवर्स के बारे में, जहां पे हम स्टडी करेंगे कुछ मैन होल्स की, कि आपके पास कौन कौन से मेन होल होते हैं। जैसे आपका मेन होल होता है, ड्रॉप मेन होल होता है। क्लियर है? यहां पे और भी टॉपिक्स है, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 10 में हम बात करेंगे अपने दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जिस तरह से आपने अपना रॉ वाटर का ट्रीटमेंट किया था, उसी तरह से हम दोबारा से किसका ट्रीटमेंट करेंगे? अपना वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी करेंगे। और यहां पे भी आपके पास इसको 4 पार्ट में हमने कवर किया। फर्स्ट पार्ट में प्रीलिमिनरी यूनिट, सेकंड पार्ट में आपका प्राइमरी, और थर्ड पार्ट में आपका सेकेंडरी और फाइनल ट्रीटमेंट। क्लियर है? हर यूनिट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? उसके बाद मॉड्यूल नंबर 11 में आता है आपका डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। क्लियर है? जहां पे आपका डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट करेंगे। इसके लिए अलग अलग मेथड है, या तो आप उसको अपनी लैंड पे डिस्पोज करेंगे, या आप उसको किसी फ्रेश वाटर बॉडीज में डिस्पोज करेंगे। किसको? सीवेज एफ्लुएंट को। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा यहां पे पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? तो अब तक हमने टोटल 11 मॉड्यूल की स्टडी कर ली है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट सी में, और पार्ट सी में रहेगा हमारे पास मॉड्यूल नंबर 12, और मॉड्यूल नंबर 12 में हम स्टडी करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। किसकी स्टडी करेंगे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। उसके बाद पार्ट डी, जिसमें हमने मॉड्यूल नंबर 13 की स्टडी करेंगे, और मॉड्यूल नंबर 13 में हम बात करेंगे अपने एयर पॉल्यूशंस की।
क्लियर है? तो एयर पोल्यूशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? एंड मॉड्यूल नंबर पार्ट सी यानी कि पार्ट ई मॉड्यूल नंबर 14 जिसमें हम स्टडी करेंगे नॉइज पॉल्यूशन की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं हमारे पास? 5 पार्ट है। 5 पार्ट में टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने हैं? 14 मॉड्यूल है। और इन 14 मॉड्यूल को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। पहले आपको सिर्फ मेरे मॉड्यूल की स्टडी करनी होगी, फिर इससे रिलेवेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए होंगे, उन क्वेश्चन पे फोकस करना होगा। नो डाउट आप ऐसा मत कीजिएगा, पहले आप प्रॉपर तरीके से इनको स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद आप पहले वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग ऑनलाइन इंजीनियरिंग का जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा उस पर पूरा फोकस कीजिएगा, और तब चाहे आप चाहो कोई भी बुक सॉल्व करने लग जाइएगा, उसके ऑब्जेक्टिव हो चाहे कन्वेंशनल हो, तब देखिएगा कि आपका क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। ये जो आपके पास मैंने ये सिलेबस की एनालिसिस बताई है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि एक बुक का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको यहां पे कंटेंट में, 2 बुक का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, 3 का नहीं, कम से कम 4 से 5 बुकों को कंबाइन करके आपको ये कंटेंट्स दिया जाएगा। क्लियर है? और वीडियो फॉर्मेट में आपको हर लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। क्लियर है? जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि सर कुछ आपके पास कोड और मैनुअल भी है और कुछ रेगुलेशन एक्ट भी है जो थोड़े से आपको याद रखने हैं। इसीलिए मैं इसको स्टार्टिंग में इसीलिए आपको डाला ताकि आपको ये स्टार्टिंग में याद रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं यहां पे हम अपने कि कौन कौन से एक्ट रहे हैं आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये एक्ट भी आपको मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सर हम इन एक्ट के बारे में कि सर कौन कौन से इन्वायरमेंटल एक्ट हुए हैं। हमारा भारत देश अभी आजाद भी नहीं हुआ था तो यहाँ पे ब्रिटिश का राज था। किसका राज था? ब्रिटिश शासन का राज था। तो ब्रिटिश शासन काल में भी एक एक्ट बन चुका था और उस एक्ट का नाम है द फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट कब बना? आपके आजादी से पहले या आजादी के बाद? आजादी से पहले बना। क्लियर है? जब ब्रिटिश का यहां पे राज था तो उस एक्ट को नाम दिया गया है आपका कौन सा एक्ट? दैट इज फॉरेस्ट एक्ट। तो फॉरेस्ट एक्ट कब आया आपका? 1927 में। उसके बाद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। 1972 में आया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया आपका? 1973 के अंदर आया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट द वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब आया आपके पास? 1974 के अंदर आया। उसके बाद द वाटर सेस एक्ट, ये देखिएगा ये है आपके पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये एक्ट है, ये सेस एक्ट है। ठीक है? आधुनिक नियम 1977। उसके बाद नेक्स्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया आपका? 1980 में आया। उसके बाद नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन एक्ट कब आया? 1981 में। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया आपके पास? 1986 में। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब आया आपके पास? 1991। तो ऐसा नहीं है ये एक्ट आपको याद रखो या नहीं रखो, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी आप पीएसयूज में जब बैठते हैं ग्रुप डिस्कशन में तो उन एक्ट्स के बारे में भी आपको अगर आप नोट करोगे, कोई आपको ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर रिजर्वायर पे आपको कोई टॉपिक दे दिया गया है और उसके ऊपर आपको डिस्कशंस करना हो, तो उस डिस्कशंस में अगर आप इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे कि सर टाइगर प्रोजेक्ट इज 1973, तो शायद ही जो आपके वहां पे पैनलिस्ट होंगे उनका दिमाग माइंड आपके ऊपर जाएगा कि हाँ यार इस स्टूडेंट में कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो उसने पढ़ा है। तो ये एक्ट मैंने आपको इसीलिए भी लाया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखा गया है अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन मैच करने के लिए, तभी मैंने ये एक्ट आपको एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लिख के लाया है। क्लियर है कि फॉरेस्ट एक्ट कब आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया, टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट कब आया, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब आया आपके पास, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब आया, उसके बाद आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन, द एयर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल भी है जो आपको याद रखने हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल है वो आपको साइट्स पे भी आप जा सकते हो, आपको बुक भी आप इसकी ले सकते हो, सेंट्रल
कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जब भी आपको कोई बुक खरीदना है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बुक की 2 बुकें मिलती है। एक मिलती है आपके पास वाटर मैनुअल की और दूसरी मिलती है वेस्ट वाटर मैनुअल की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मिलती। सारी मैनुअल आपको मिलेंगे सेंट्रल पोल्यूशन को की तरफ से। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल कि कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। तो इसमें सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल आता है आपका वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट 1999। क्लियर है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट मैनुअल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000। ये रिवाइज हो चुका था, 2016 में भी रिवाइज हुआ है एंड 2020 में भी रिवाइज हुआ है। क्लियर है। उसके बाद गवर्नमेंट मैनुअल ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम इन 2005। और ये समय वही है कि जब आपके पास इंटरव्यू में जाते हो, आप ईएससी के इंटरव्यू के जाते हो, तो यहाँ पे ये 2 मैनुअल को पूछा जाता है कि वाटर सप्लाई ऑफ ट्रीटमेंट के मैनुअल बताइएगा और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम मैनुअल बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि जो वाटर सप्लाई और ट्रीटमेंट का मैनुअल है उसमें 1999 है। क्लियर है। जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितना भी डाटा रहता है आपका टेस्ट का, वो सारे के सारे इन मैनुअल में होता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल ऑन सीवरेज ट्रीटमेंट। सीवरेज ट्रीटमेंट का क्या है 1993। क्लियर है। उसी तरह से गवर्नमेंट मैनुअल ऑन वाटर डिमांड IS 1172 इज 1993। ठीक है, जो आपके पास एक वाटर डिमांड का कोड भी है, बट आपको प्रेजेंटली जो वाटर डिमांड का जो कोड याद रखना है वो याद रखना है IS 10500 2012 इज वाटर डिमांड का। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनुअल है जो आपको अपने सब्जेक्ट में ऐड करके रखना है, जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। अब सर यहां पे ये रहता है कि सर इसकी कितनी वेटेज रहती है, किस एग्जाम में ये कितना पूछा जाता है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं इसकी वेटेज की अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो यहां पे गेट में ये देखा जाता है 6 से 7 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं यहां पे गेट में 6 to 7 क्वेश्चंस। उसी तरह से इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं हम स्टेज 1 में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने को मिलते हैं 13 से 16। यानी कि ये कम भी हो सकते हैं, 10 से 16 के आसपास भी रहते हैं, बट मिनिमम आपके पास 10 तो रहते ही रहते हैं। क्लियर है, एवरेज मान के। उसी तरह से आपके पास पब्लिक सर्विसेज कमीशन हो गए, तो वहां पे भी यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है। उसी तरह से एसएससी की बात करते हैं, तो एसएससी में यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपकी फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है यहाँ पे आपकी प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस में, यानी कि जब आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। क्लियर है। ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है। जहां पे ईएससी में 13 से 16 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां पे 15 से 18 भी हो सकते हैं। अगर गेट में 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं तो यहां से 8 से 9 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आप प्रेडिक्शन लगाना आप छोड़ दीजिएगा कि इतने मार्क्स का आएगा। बच्चे क्या करते हैं, पिछला प्रेडिक्शन लगा देते हैं, इन्वायरमेंटल को छोड़ देते हैं। होता क्या है कि 14 से 15 नंबर का इन्वायरमेंटल ही पूछा जा रहा है। ठीक है। और आप 2021 का 22 का पेपर ही देख लीजिएगा, जिसमें इन्वायरमेंटल 11 से 12 मार्क्स के लिए पूछ लिया गया है। और ऐसा पार्ट पूछा जो शायद ही स्टूडेंट को हैरान कर देने वाला था। कौन सा पार्ट पूछा था सर? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपके पास देखिएगा जहां से एक साथ 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए एक ही पेपर के अंदर। क्लियर है। उसके बाद कुछ सर रेफरेंस बुक बताइएगा। अगर मेरे आइडिया आप पसंद आया तो मेरे आइडिया से कोई भी रेफरेंस बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग का जो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है उसी के मुताबिक पढ़ेंगे तो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन इंजीनियरिंग का जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोर्स है वो एनफ है आपके लिए। किसी भी चाहे जितना बड़ा आप एग्जाम दोगे उस एग्जाम के लिए वो है। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि नहीं सर हमें तो बुक से ही पढ़ना है। तो बुक से जो पढ़ना है आपको इंडियन ऑथर की बुक पढ़नी है, एस.के. गर्ग पार्ट 1 और पार्ट 2। अब फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर एस.के. गर्ग हमें नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? मैं इसको इसीलिए आपको सजेशन दे रहा हूं कि एस.के. गर्ग ही पढ़िएगा, क्योंकि इसमें इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के अकॉर्डिंग सारा डाटा आपको मिल जाएगा। क्लियर है। और ज्यादा बेटर रहे कि नए एडिशन की बुक खरीदे। क्लियर है। उसके बाद आप मैटक्लाफ एंड एडिस की बुक को भी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपके पास कुछ कोड है या कुछ मैनुअल है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। CPCB का मतलब है
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसमें आपको एक वाटर मैनुअल का कोड पढ़ना है, वेस्ट वाटर का मैनुअल की स्टडी कर सकते हैं आप, चाहो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मैनुअल की स्टडी भी कर सकते हैं आप, क्लियर है। बट वो सारे मैनुअल को कवर करके ही आपका ये कोर्स को डिजाइन किया गया है डियर, क्लियर है। तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट होगा, तो उसमें हम बात करेंगे पहले मॉड्यूल नंबर 1 की, और मॉड्यूल नंबर 1 में हम बात करेंगे वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम बात करेंगे अपने वाटर डिमांड की एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टेक्निक की। ओके गाइस, थैंक यू।